तो धुरंधर 2 मूवी अपनी एंडिंग में कई सारे राज को खोल करके जाती है, जिस राज में कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। और अगर इसकी एंडिंग के उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा तो आप इस मूवी की एंडिंग को अच्छे से समझ पाओगे और तो यही क्वेश्चन इसके पार्ट 3 के खोलने का दरवाजा भी बनेगा। तो वो कौन से राज के कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको आप नहीं जानते, कैरेक्टर्स की मदद से जानते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मूवी के एंडिंग में जब हमजा को इंडिया रवाना कर दिया जाता है देन उस वक्त हमें पता चलता है कि हमजा जिस कार में बैठा है, घायल हमजा को यानी जसकीरत तो एयरपोर्ट तक ले जाया जा रहा है, उसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं बल्कि खुद जमील जमाली इन्वॉल्व है। और फिर यह रिवील किया जाता है कि जमील जमाली भी एक स्पाई एजेंट था। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से जमील जमाली इतना बड़ा स्पाई एजेंट था, और अगर वो स्पाई एजेंट था तो अब तक वो चुप क्यों था, अब तक वो इतना साइलेंट क्यों था, क्यों वो हमजा से पहले नहीं मिला, क्यों वो लास्ट में अपनी आइडेंटिटी रिवील किया, और सबसे बड़ी बात, क्या ये लीना उसकी सच में बेटी थी। तो पहली और सबसे बड़ी चीज, वो इस मूवी में भी ये बात बोलता है कि वो 65 साल से पाकिस्तान में है और पूरी की पूरी राजगद्दी को संभाल रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि वो 65 साल इस पूरे कंट्री को स्पाइंग किया है, और इसका मतलब कि वो हमजा से भी एक बहुत बड़ा एसेट और कैरेक्टर है। जो बात हमजा को नहीं पता थी, जमील जमाली को पता थी। और ये भी मत भूलो कि जहां पर हमजा बड़े साहब से मिला था उससे पहले ही जमील जमाली बड़े साहब से मिल चुका था, और बड़े साहब को उसने जहर भी दे दिया था, बड़े साहब को उसने लगभग मौत के घाट पे उतार भी दिया था। तो सोच सकते हो कि जमील जमाली का कैरेक्टर कितना ज्यादा बड़ा था। अब आपके दिमाग में आएगा, इतना बड़ा ही कैरेक्टर था तो वो इंडिया वापस क्यों नहीं गया, वो यहीं क्यों फंस गया, इंडिया के वो बहुत सारे काम आ सकता था। यहीं पे सबसे बड़ी बात आती है, जमील जमाली कैरेक्टर को वहां पर भेजा स्पाइंग करने के लिए नहीं गया था, बल्कि उसे स्टैब्लिश करने के लिए भेजा गया था कि तुम लियारी जाओ और पूरा का पूरा पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाओ, स्टैब्लिश करो, जिससे कि फ्यूचर में जब हम और स्पाई को भेजें तो उन सबको तुम मैनेज करके रह पाओ। और इसीलिए तुम मूवी में ध्यान से देखना कि जमील जमाली किसी भी तरीके की स्पाइंग करते हुए नजर नहीं आता है। मूवी के लास्ट में बस हमें रिवील किया जाता है जितने भी टेररिस्ट हमले हो रहे होते हैं उन सब के बारे में जमील जमाली को पता होता है, लेकिन बताता कौन है, हमजा बताता है। और कई जो हमला हमजा नहीं बता पाता है वो हमला हो भी जाता है इंडिया में। इसका मतलब जमील जमाली कुछ भी नहीं बताता इंडिया को, मतलब वो एक एसेट की तरीके से होता है जिसका केवल एक ही काम होता है कि जितने फाउंडेशन इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पे, फाउंडेशन मतलब नए नए स्पाई, उनको किसी भी तरीके से स्टैब्लिश करो और उनको ये मत पता लगने दो कि खुद जमील जमाली स्पाई है। यहीं पे तुम लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमजा को जमील जमाली ने क्यों नहीं बताया। इवन हमजा उसका दामाद बन गया था, हमजा उसके इतने क्लोज आ गया था, इवन पार्ट 2 में तो बहुत क्लोज आ गया था, क्योंकि वो बता देता तो कहीं ना कहीं वो उनके ग्रुप का हिस्सा हो जाता ना। वो उनके ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, वो अपने आप को एकदम एंड मोमेंट के लिए रोक के रखा था कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर एकदम मरने की कगार पे हो या सब खत्म होने की कगार पे हो, तब वो अपना इस ब्रह्मास्त्र से अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा। तो सिंपली कहने का मतलब कि जमील जमाली को पाकिस्तान ना स्पाइंग करने के लिए भेजा गया था, ना ही कोई इंटेल और वगैरह वगैरह चीज करने के लिए भेजा था, बस उसे स्टैब्लिश करने के लिए भेजा गया था कि जाओ तुम वहां पे रहो, वहां पे अपनी जिंदगी जियो, वहां पे पूरे राजनीति पे कब्जा करो, और हाँ जितने भी यहां से कैरेक्टर्स जाएंगे उनको इनडायरेक्टली स्टैब्लिश करो, उनको पता भी मत लगने दो कि तुम एक स्पाई हो। और मुझे पर्सनली लगता है कि आलम जूस वाले को ये बात पता थी कि जमील जमाली एक स्पाई है, इसीलिए आलम जूस वाला कभी डिस्कस तक नहीं किया। इवन आलम जूस वाले अंकल जी तो अपने बारे में नहीं बताया कि उनकी असली आइडेंटिटी क्या है। हमजा ने अपनी असली आइडेंटिटी बता दी आलम चाचा जी को, लेकिन आलम चाचा अपनी असली आइडेंटिटी कभी नहीं बताते हमजा को, मर जाते हैं लेकिन नहीं बताते हैं। वही रिजवान को मुझे लगता है कि रिजवान हमजा के साथ है, बट रिजवान को नहीं पता होगा कि जमील जमाली जो है वो उसके साथ है। मतलब जमील जमाली अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखा हुआ था, मतलब उसको अकेला भेजा गया था बस राज करने के लिए। और जमील जमाली के तुम इस स्पाइंग को यानी उसके अंडरकवर एजेंट की कैपेसिटी को इस लेवल तक समझ सकते हो कि वो वहां पर रहा, वहां पर राजनीति में उतरा, शादी किया, शादी से जो लड़की पैदा हुई उसकी यालीना, हाँ वो लड़की उसी की थी, वही उस स्पाई यानी हमजा की शादी भी करा दिया। और हमजा को लगता था कि वो अपने दिमाग से इंटेलिजेंटली सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको कहाँ पता था कि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं जमील जमाली का ही हाथ है। और सच बताऊं, हम और तुम इस कैरेक्टर को लेकर दोनों इस मूवी में अच्छे से बेवकूफ बने, क्योंकि मूवी के एंडिंग के बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि हाँ यार जमील जमाली
मूवी जैसा कैरेक्टर जो अपने रोए पर भी भरोसा नहीं करता, वो साला न रहमान पे भरोसा करता था, न किसी पे भरोसा करता था, किसी के पीठ के पीछे किसी की तारीफ और किसी के पीठ पीछे कहीं से भी छुरा घोंपता था, वो साला अपने दामाद पे अचानक से इतना भरोसा कैसे करने लगा, वो हमजा का इतना सपोर्ट कैसे करने लगा। वो तो साला अपनी बेटी को हमजा से शादी करवा दिया इस रीजन की वजह से कि उसको गद्दी चाहिए थी। और वहीं पे हमजा इस पार्ट 2 में सारी गद्दी पे अपना अधिकार जमा रहा है। वो अपना अधिकार जमा करके जमील जमाली को नीचे दबा रहा है, जहां पर जमील जमाली जैसे कैरेक्टर जो हमेशा पार्ट 1 मूवी में रहमान डकैत से ऊपर था, अपने आप को ऊपर का नेता बताता था, यहां पर हमजा ऊपर जा रहा है तो चुपचाप जमील जमाली उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई यही ऊपर है। पार्ट 2 में डोमिनेट करता है हमारा हमजा अली मजारी और जमील जमाली उस चीज को देख करके बस स्माइल करता है। और मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन है कि जमील जमाली इतना इजीली कैसे सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब मूवी के लास्ट में दिखाया गया तब मुझे समझ में आया कि ओ भाई ये बंदा आसान नहीं था, इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता ये चीजें। एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब भाई ये सारी चीजें प्री प्लान्ड थी। और जब ये लास्ट में जमील जमाली सारी चीजें हमजा को बताता है, हमजा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। इसलिए नहीं कि भाई ये स्पाई है, इसलिए कि भाई हमजा को लगता था कि वो सबसे बड़ा है। हमजा को लगता था कि जमील जमाली एक चूतिया कैरेक्टर है, इसको यूज करो। लेकिन उसकी फटके चार हमजा की तो तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ये तो मेरा भी बाप है। इवन बाप की उम्र का है, ससुर तो है, लेकिन स्पाई करने में इंटेलेक्ट लेवल भाई कितना ज्यादा बड़ा है। और इसी रीजन की वजह से मैं जमील जमाली को एज अ कैरेक्टर हमजा से भी बड़ा स्पाई मानता हूं, क्योंकि वो बिना एक गन चलाए और बिना खून बहाए वो पूरे के पूरे लियारी क्या पूरे पाकिस्तान को ऊपर से नीचे तक हिला के रख दिया था। असली कब्जा तो उसने मचाया था। और यहीं पे दूसरा और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एंडिंग का कि जब हमजा अली मजारी इंडिया आ जाता है, देन इंडिया में आने के बाद वो वापस से क्यों अपने घर पे जाता है, और अपने घर पे वो पगड़ी पहन के जाता है अजीज डोवाल को छोड़ करके, तो अपने घर के अंदर क्यों नहीं घुसता, वो बाहर ही देख करके वापस क्यों आ जाता है। तो इसका आंसर थोड़ा साइकोलॉजिकली और इमोशनली आप समझना। पहली चीज तो हमजा जो था वो बहुत ही अंदर से टूट चुका था, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में पहले वो अपनी पास्ट आइडेंटिटी, जब वो जसकीरत सिंह रांगी था तो अपनी मम्मी पापा इनके साथ रहता था। उसके पापा और मम्मी को जब गांव वाले मार दिए लैंड डिस्प्यूट के चलते, देन उसने उसका बदला लिया। और बदला लिया भी क्यों? क्योंकि सरकार ने उसकी मदद नहीं की एंड उस चीज के लिए पहले ही उसका दिल टूट चुका था। देन उसके बाद अजय सनियाल उसको अपनाते हैं और उसको एक स्पाई एजेंट करके पाकिस्तान में भेज देते हैं। उस बंदे का पहले ही दुख इतना ज्यादा था कि वो अपने परिवार को भूल नहीं पा रहा था, फिर भी वो अपने परिवार की तस्वीर जला के फेंक दिया, इतना सेक्रीफाइस किया। फिर लियारी में रहा, लियारी में उसने शादी की यालीना से उसने बच्चा पैदा किया। और ध्यान से सोचो कि भले वो एक स्पाई एजेंट हो, लेकिन है तो वो एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान ही ना। उसने सच में यालीना से प्यार किया था। इवन मूवी में तुम देखोगे कि वो जब यालीना को बताना होता तो यालीना को सब कुछ सच सच बता देता है। इवन ये तक बोलता है लास्ट में कि तुमको सही लगे तो तुम मेरी आइडेंटिटी काम होने के बाद सबके सामने रिवील कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जब वो वापस इंडिया आने लगा और जमील जमाली बोला कि यालीना और इस बच्चे को भूल जाओ, भाई फिर से उसके साथ वही कंडीशन हो गई। जहां वो अपनी पहली फैमिली को भुला करके यहाँ आया था, वही इमोशन अब फिर से उसकी फैमिली को उसको भुलाना पड़ेगा। और वो भुला करके बेचारा आ भी जाता है। एंड जब अजय सनियाल उससे कुछ बोलते हैं, देन वो इस चीज से थक चुका होता है। लेकिन जब वो घर जाकर के अपनी आंखों से देखता है तो वो पाता है कि उसकी फैमिली उसके बिना खुश है, उसकी फैमिली अच्छी जिंदगी जी रही है। अगर वो चला जाएगा तो लोग शौक होने के साथ साथ एक अलग इंटरप्शन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए वो उस घर में घुसता नहीं है, इसीलिए वो वहां पर जाता नहीं है, इसीलिए वो उनको उसी हाल पे छोड़ देता है। पिछले इमोशन को वापस से वो कुरेदना नहीं चाहता है। एक होता नहीं है कि लेट इट बी, अगर कोई चीज छूट गई है तो उसे छोड़े रहने दो। अगर कोई जख्म भर रहा है धीरे धीरे करके तो उसे भरने दो, उसे वापस से कुरेदो नहीं, क्योंकि अगर तुम उसे कुरेदोगे तो चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। और यही हमजा यहाँ पर करता है। वो वापस ना ही वहां जाता है, देख करके वो वापस आ जाता है। लेकिन खैर ये मूवी में तो नहीं दिखाएगा जसकीरत इसके आगे क्या करता है, लेकिन मैं अपनी अजम्पशन दूं, जसकीरत इसके आगे कुछ नहीं करेगा, बल्कि फिर से अजय सनियाल के पास जाएगा और अजय सनियाल एज अ मिशन उसे या तो कहीं भेजेगा या तो उसे इंडियन आर्मी में डालेगा। सिंपली बोलूं तो अजय सनियाल उसे सारा एसेट निकलवा करके कुछ स्पाई मिशन ही करवाएगा। आगे चल के हमजा यानी जसकीरत सिंह
सिंगांगी अपने आप को इंडिया के लिए समर्पित करेगा। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि आता है मूवी के एकदम एंडिंग यानी ट्रेनिंग पीरियड, जब हमजा यानी हमारे जसकीरत सिंह रांगी की ट्रेनिंग चल रही होती है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया कि उस समय रिजवान भी था? रिजवान मतलब जो कि पाकिस्तान में भी हमें हमजा के साथ दिखता है, जो कि स्टार्टिंग में अरशद पप्पू के गैंग में था, वो भी इस ट्रेनिंग के गैंग में शामिल था। और जसकीरत जितना वो भी पावरफुल था, लेकिन फिर भी उसे जसकीरत यानी हमजा जितनी वैल्यू क्यों नहीं मिली? फिर भी उसे जसकीरत का राइट हैंड क्यों बनाया गया, हमजा का राइट हैंड बनाकर क्यों पाकिस्तान में भेजा गया? क्योंकि वो उसी की टीम में था, वो भी उसी के जितना पावरफुल था। तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो उसके जितना कैपेबल नहीं था। कैपेबल इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूं कि उसके पास पावर नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर वो आग नहीं थी, उसके अंदर वो हौसला नहीं था, उसके अंदर वो एक होता है ना कि कुछ भी कर देना अपने देश के लिए, वो हौसला, ईंधन बदले वाला एटीट्यूड वो नहीं था। इवन मूवी के एक सीन तक में दिखाया जाता है, स्विमिंग पूल के पानी के अंदर सब बैठे होते हैं, मतलब वो काफी इंटेंस प्रैक्टिस होती है, सब उठ करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन केवल जसकीरत उसके अंदर बैठा हुआ होता है। इवन एक सीन में जहां पर जसकीरत और रिजवान लड़ाई कर रहे होते हैं, वहां भी जसकीरत रिजवान को हरा देता है, जो कि कहीं ना कहीं यही प्रूफ करता है कि हमजा यानी हमारा जसकीरत रिजवान से कहीं ना कहीं बेटर है। और इसलिए बेटर नहीं है कि उसके पास ज्यादा पावर है, नहीं, दोनों पावरफुल हैं, दोनों के पास एबिलिटी है। इसलिए बेटर है क्योंकि हमजा जसकीरत के अंदर वो ईंधन है, वो करेज है, वो बदले वाला एटीट्यूड है, वो इसीलिए वो बेस्ट है। और इसीलिए रिजवान को पहले ही भेज करके सेटअप किया जाता है, जसकीरत को बाद में भेज करके हमजा सेटअप किया जाता है। और रिजवान भी कहीं ना कहीं पूरे मूवी में हमजा को सपोर्ट करता है। और रिजवान को भी हल्के कैरेक्टर मत लेना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। लास्ट और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या इस मूवी का पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि ये दरवाजा अब यहाँ खुलेगा। और मैं बोलूं तो अगर डायरेक्टर चाहे तो हाँ, एक बहुत ही बड़ा इन लोगों ने ओपन गेट यानी ओपन गैप छोड़ा है, जिससे लोग पार्ट 3 भी बना सकते हैं। और वो गैप आता है यालीना का गैप, जहां पर हमारा हमजा अली मजारी यानी जसकीरत सिंह रांगी सब कुछ छोड़ के इंडिया आ जाता है और इंडिया में अपना काम करने लगता है। वहीं तुम ध्यान सोचो, पाकिस्तान में भी रिजवान बैठा हुआ है जो कि एक स्पाई है, मतलब अभी पाकिस्तान का एंड नहीं हुआ है। और तो और मूवी के लास्ट में मेजर इकबाल ये बोल करके जाता है मरते मरते कि मुझे मार दोगे 100 और खड़े हो जाएंगे। और ये उसके प्रॉपर डायलॉग होता है कि मुझे मारोगे 100 और खड़े हो जाएंगे, और आएंगे, ये आएंगे। तो डायरेक्टर ने इस मूवी के डायलॉग को क्यों डाला? वो चाहता तो मेजर इकबाल को सीधा मार सकता था। तो इसलिए क्योंकि वो आगे का में भी सेटअप कर सकते हैं कि भैया 100 आएंगे, मतलब अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी वो 100 और आएंगे। और वो कौन कौन से होंगे, उनको किस तरीके से स्टोरी दिखाई जाएगी, उसके लिए ये लोग मूवी पार्ट 3 अनाउंस कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा यालीना का, नहीं यालीना के बेटे का, क्योंकि यालीना का बेटा है हमारे जसकीरत सिंह रांगी का भी बेटा, जो कि पाकिस्तान में यालीना के साथ ही रह गया है। तो मे भी अगर ये लोग चाहें तो वो बेटा जब बड़ा होगा तो वो कोई गैंगस्टर या फिर कोई लियारी का डॉन थोड़ी बनेगा, वो भी कहीं ना कहीं अपने नानू जी यानी जमील जमाली के छत्र छाया में रहेगा। तो उसके पास भी कहीं ना कहीं वही एबिलिटी आएगी और आगे चल के वो लियारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन सकता है। और मे भी अगर ये लोग पार्ट 3 सेटअप करें तो उसे एज अ हमजा का फेस दे करके यानी रणवीर सिंह का फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ दे करके एक अलग तरीके की चीज दिखा सकते हैं। बट मैं सच बताऊं तो पार्ट 3 का कोई अनाउंसमेंट और कुछ भी नहीं आ सकता है। मुझे लगता है कि भाई ठीक है, यहीं पे इसको एंड कर दो, अब नई मूवी पे काम करो, क्योंकि अब हो चुका। लेकिन अगर फिर भी डायरेक्टर चाहे तो बड़ा ओपन गैप इन लोगों ने छोड़ रखा है, ये लोग पार्ट 3 दिखा सकते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं किए ये मूवी। खैर, एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी थी इस मूवी में, जिसका इस मूवी में कोई वैल्यू नहीं था, मतलब टाइम वेस्ट था, तो उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। खैर, आपको क्या इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट के बारे में लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन इस मूवी ने 5 सबसे बड़ी गलती की थी जो कि मुझे फील हुआ, जो कि इसको धुरंधर पार्ट 1 से थोड़ा डाउनग्रेड कर देती है। उसके बारे में मैंने वीडियो यहाँ पर बनाई, जाकर के जरूर देखिएगा।